Good morning, students. Myself, Dr. Moin Atahar, Principal, Kamala Nehru Vidhi Sansthan, the group of Kamala Nehru Institute of Physical and Social Sciences, Sultanpur, where I am working as principal of Kamala Nehru Vidhi Sansthan. Today, I would like to share my experiences related to Transfer of Property Act. मैं आप लोगों के साथ अपने 29-30 वर्षों का अनुभव साझा करते हुए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कुछ बेसिक चीजें, मूल बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी अश्योर करता हूं कि इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद समय समय पर हर संपत्ति अंतरण अधिनियम की हर एक संबंधित जो भी विशेष धाराएं हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उन पर हमारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ब्रिटिश टाइम के दौरान लाया गया। इसका लाने का पर्पस था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंतर्गत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एब्सोल्युटली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए इस्टेब्लिश किया गया, लाया गया। क्योंकि इससे पहले ट्रांसफर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 के तहत सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चल संपत्ति के अंतरण की बात कही गई थी, लेकिन अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित कोई भी बात सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं की गई थी, माल विक्रय अधिनियम में नहीं की गई थी। इसलिए 1882 में संपत्ति अंतरण अधिनियम लाया गया, जो विशेषतया अचल संपत्तियों के अंतरण से ही संबंधित है। मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब जहां पर हम चल और अचल संपत्तियों का थोड़ा अंतर आपके सामने कर रखना चाहें, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चल संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो चलायमान हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती हैं। विशेषतया सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी माल विक्रय अधिनियम के अधीन संपत्तियों का विक्रय किया जाता है जो अचल संपत्तियां हैं। लेकिन जब संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत जब हम संपत्ति के अंतरणों की बात करें, तो ये अधिनियम कहता है कि इस अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण 5 प्रकार से होता है। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, अचल संपत्तियों का अंतरण 5 प्रकार से होता है। पहला विक्रय यानी सेल, दूसरा मॉर्गेज यानी बंधक, तीसरा लीज यानी पट्टा, चौथा एक्सचेंज यानी विनिमय, और पांचवा और अंतिम संपत्ति का अंतरण करने का जो तरीका है वो है दान यानी गिफ्ट। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन कहा गया कि विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय, दान यानी सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट,
ये 5 तरीके हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर किए जाने के, इनको सेक्शन 5 में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ये कहता है कि धारा 3, जो अधिनियम की धारा 3 है, वो कहती है कि कोई भी संपत्ति, अचल संपत्ति कौन सी होगी। पहला कहा गया कि वे संपत्तियां जो भूमि से भूबद्ध हैं, या वे संपत्तियां जो भूमि से उपजी हुई हैं, वे समस्त संपत्तियां अचल संपत्ति की कोटि में आने वाली संपत्तियां हैं। मीन्स सेक्शन 3 ये कहता है कि थिंग्स रूटेड टूवर्ड्स, थिंग्स इमीडिएट टूवर्ड्स शुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ अपवाद भी हैं इसके। धारा 3 ये कहता है कि वे वस्तुएं जो भूमि से भूबद्ध हैं, वे वस्तुएं जो भूमि से उपजी हुई हैं, वे समस्त वस्तुएं अचल संपत्ति की श्रेणी में आएंगी। लेकिन कुछ अपवाद दिए गए हैं। कहा गया कि लकड़ी देने वाले वृक्ष, उपजाऊ फसलों और घास घास झाड़ी को छोड़कर अन्य समस्त संपत्तियां, जो यद्यपि वे भूमि से उपजी हुई हैं, परंतु वे अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती। इसी रूप से कहा गया कि थिंग्स इमीडिएट टूवर्ड्स, थिंग्स रूटेड टूवर्ड्स शुड नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, टिम्बर ट्री एंड ग्रासेस। मीन्स टिम्बर ट्री यानी लकड़ी देने वाले वृक्ष, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी उपजाऊ फसल, और ग्रासेस यानी झाड़ियां, घास फूस जो भी हैं, यद्यपि वे भूमि से उपजी हुई हैं, परंतु ये अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती। अब आगे सेक्शन 3 में ये कहा गया कि थिंग्स इमीडिएट टूवर्ड, थिंग्स रूटेड टूवर्ड should come under the category of immovable property except growing crops in timber tree and grasses. अब यहाँ पर कहा गया कि सेक्शन 3 में ये कहा गया कि अगर किसी संपत्ति का ट्रांसफर किया जाना हो, अंतरण किया जाना हो, तो ऐसे में जहां पर संपत्ति का अंतरण किया जाना है, ट्रांसफर किया जाना है, तो जाहिर सी बात है कि संपत्ति का अंतरण 2 तरीके से होता है। एक बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी जो भी पक्षकार हैं, पक्षकारों के द्वारा संपत्ति का अंतरण किया जाता है, और इसलिए संपत्ति का अंतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के को किया जा सकता है। दूसरा कहा गया कि बाय द एक्ट ऑफ लॉ, यानी कि कानूनी तौर पर विधिक रूप से, विधिक तरीके से संपत्ति का अंतरण किया जाना इस अधिनियम के अधीन आवश्यक है। अब कहता है कि ये संपत्ति अंतरण अधिनियम ये कहता है कि सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई अचल संपत्ति है, तो अचल संपत्ति जो है वो, उसमें उसके अंतरण की बात मैंने आपको बताई कि विक्रय के माध्यम से, विनिमय के माध्यम से, बंधक के माध्यम से, पट्टे के माध्यम से, दान के नाम से के माध्यम से किया जा सकता है। यहीं पर मैं आपको एक चीज और भी आपके जानकारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए आवश्यक है बताने के लिए कि संपत्तियां 2 तरीके की होती हैं, मूर्त और अमूर्त, यानी टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। यानी टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब है वे प्रॉपर्टियां, वे संपत्तियां जो हमें दिख रही हैं, वे संपत्तियां जो हम देख सकते हैं, वे संपत्तियां जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वे संपत्तियां जिनको हम छू सकते हैं, वे संपत्तियां जिन्हें हम अंतरित कर सकते हैं, ये मूर्त संपत्ति की श्रेणी में आने वाली प्रॉपर्टी संपत्तियां हैं। यानी कि ये टेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं। टेंजिबल प्रॉपर्टीज मीन्स which may be realized and which may be transferred. Even you may touch it, you may realize it, you may
फील इट। तो इसलिए ये टेंजिबल प्रॉपर्टीज। वहीं दूसरी ओर इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज का ये जो कंसेप्ट है, अब हमने जैसे अब वर्तमान समय में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्ट यानी बौद्धिक संपदा अधिनियम, बौद्धिक संपदा अधिनियम में इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज को ही उसकी विषय वस्तु माना गया है। यानी जैसे वे वस्तुएं हैं इनटेंजिबल, यानी जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको छू नहीं सकते, लेकिन हम जिसे महसूस कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट, जैसे पेटेंट, जैसे ट्रेडमार्क, जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की श्रेणी में आने वाले संपत्तियां हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए अधिक अलग से अधिनियम बनाया गया है और ये कहा गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर एक्ट के तहत पेटेंट, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट और कॉपीराइट, ये सब उसमें शामिल है। लेकिन यहाँ सेक्शन 3 ये कहता है, हम फिर वापस आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के धारा 3 के अधीन, और ये बताना चाहते हैं कि इस अधिनियम के अधीन इनटेंजिबल नहीं बल्कि टेंजिबल प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर की बात कही गई है। यानी कि किसी भी संपत्ति का अंतरण इस अधिनियम के अधीन तभी होगा जो मूर्त हो, यानी जो टेंजिबल हो। तो इस तरह से टेंजिबल प्रॉपर्टीज का ही अंतरण इस अधिनियम के अधीन हो सकता है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो मॉर्गेज हो, चाहे वो लीज हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, और चाहे वो गिफ्ट हो। अब आगे ये कहा गया कि अगर संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, इस संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अधीन किया जा रहा है, तो एक्ट ऑफ द पार्टीज के माध्यम से या एक्ट ऑफ लॉ के माध्यम से किसी भी संपत्ति का अंतरण किए जाने के लिए दो व्यक्तियों की होने की आवश्यकता है। यानी एक ट्रांसफरर होगा और एक ट्रांसफरी होगा, एक अंतरणकर्ता होगा, एक अंतर्ती होगा। यानी एक व्यक्ति वो होगा जो संपत्ति का स्वामी है और जो संपत्ति का अंतरण कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति वो होगा जो संपत्ति का अंतरण अपने हित में करवा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया कि सुविधा के लिए ये कहा गया, अंतरणकर्ता यानी संपत्ति का स्वामी जो संपत्ति का अंतरण कर रहा है उसको कहा जाता है अंतरणकर्ता यानी ट्रांसफरर, और जिसके हित में संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है उसको कहा जाता है अंतर्ती यानी ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, इन दोनों का होना जरूरी है संपत्ति का अंतरण किए जाने के लिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस धारा 3 ये कहती है कि अंतरणकर्ता और अंतर्ती दोनों का संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप से, यानी संविदा अधिनियम 1872 के अधीन जो बताया गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो संविदा करने के लिए सक्षम है। तो जो संविदा करने के लिए सक्षम है वही संपत्ति अंत का अंतरण करने और संपत्ति का अंतरण करवाने के लिए भी योग्य माना जाए। तो इस प्रकार से जहां पर कहा गया कि अंतरणकर्ता हो अंतर्ती हो, दोनों का ही सक्षम होना आवश्यक, यानी दोनों का व्यस्क होना, दोनों का स्वस्थित होना आवश्यक है। तभी वे दोनों पक्षकार हो सकते हैं, अंतरणकर्ता हो सकते हैं, अंतर्ती हो सकते हैं, वो ट्रांसफर हो सकते हैं, वो ट्रांसफरी हो सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। इस संपत्ति अंतरण अधिनियम की से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैक्सिम है, नेमो डॉट नॉन कोड हैबिट। नेमो डॉट नॉन कोड हैबिट यानी nobody can transfer better title than he himself. Nobody can transfer better title than he himself. यानी कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर हक का अंतरण नहीं कर सकता है।
यानी संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो संपत्ति का स्वामी है। यानी हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनली ही हैव राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। जिसने संपत्ति, जिसके पास संपत्ति का स्वामित्व है, जो जिसके पास संपत्ति का हक हक है, वो ही संपत्ति का अन्यत्र अंतरण करने के लिए अधिकृत। तो याद रहे कि नेमो डॉट नॉन कोड हैबिट एकमात्र ऐसी मैक्सिम है, एकमात्र ऐसी सूक्ति है जो संपत्ति अंतरण नियम के से संबंधित है। कहा गया कि नेमो डॉट नॉन कोड हैबिट मतलब कोई भी व्यक्ति स्वयं से बेहतर हक का अंतरण नहीं कर सकता है, यानी कि वो ही संपत्ति का अंतरण करने के लिए अधिकृत होगा जो संपत्ति का स्वामी हो। तो ट्रांसफरर के लिए जरूरी है कि वो संपत्ति का स्वामी हो, और अंतर्ती वो होगा जो वयस्क होगा और जो स्वस्थित हो। यद्यपि अंतरणकर्ता के लिए यानी ट्रांसफरर के लिए भी वयस्क होना और स्वस्थित होना आवश्यक है, यानी दोनों पक्षकारों का वयस्क भी होना चाहिए और स्वस्थित भी होना चाहिए, यानी वे माइनर भी ना हो यानी अवयस्क भी ना हो, और विक्षिप्त या किसी भी तरह से अनसाउंड माइंड ना हो। इसलिए साउंड माइंड होना भी जरूरी है और उनका व्यस्क होना भी आवश्यक है। तो सेक्शन 3 ये कहता है कि जो पक्षकार होंगे उनका व्यस्क होना और उनका स्वस्थित होना आवश्यक है, यद्यपि वे अंतरणकर्ता हो या अंतरती हो, ट्रांसफरर हो या ट्रांसफरी हो, उन दोनों का ही व्यस्क भी होना और दोनों का स्वस्थचित भी होना आवश्यक है। आगे मैं पीछे मैं आपसे ये भी बता चुका हूं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में ये बात कही गई कि संपत्ति का अंतरण दो तरीके से होता है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय द एक्ट ऑफ लॉ। अब बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय द एक्ट ऑफ लॉ अगर हम प्रॉपर संपत्ति का अंतरण कर रहे हैं तो उसमें ये आवश्यक है कि धारा 3 संपत्ति अधिनियम की धारा 3 ये कहती है कि यदि अंतरित की जा रही संपत्ति जिसका मूल्य, जिसकी मालियत, जिसकी वैल्यू अगर 100 रुपए या उससे कम है, क्योंकि यह अधिनियम 1882 में आया था और 1882 में 100 रुपए की बहुत अहमियत थी और 100 रुपए की संपत्ति काफी महंगी कही मानी जाती थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 100 रुपए की कोई अहमियत नहीं रह गई है, कोई उसका महत्व नहीं है, उसकी कोई महत्वता नहीं है। बावजूद इसके 1882 का यह अधिनियम ये कहता है कि यदि 100 रुपए या उससे कम मालियत की उस वैल्यू की संपत्ति अगर है तो वह अंतरित ओरली भी की जा सकती है, यानी मौखिक रूप से भी उस संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है जहां पर संपत्ति का मूल्य, संपत्ति की मालियत, प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 100 रुपए या उससे कम है तो वह ओरल ट्रांसफर भी हो सकता है। लेकिन यदि संपत्ति का मूल्य या मालियत या उसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है तो ऐसे में संपत्ति का अंतरण अंतरणकर्ता से अंतर्ती को लिखित दस्तावेज के माध्यम से ही किया जाएगा, यानी ओनली थ्रू द रिटन डॉक्यूमेंट द प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज और 100 रुपीज और मोर देन 100। तो सेक्शन 3 ये कहता है कि यदि संपत्ति का मूल्य 100 रुपए या उससे अधिक है तो ऐसे में उस संपत्ति का अंतरण लिखित दस्तावेज के माध्यम से होगा, रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होगा। और रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, यह बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि अंतरणकर्ता होगा, अंतर्ती होगा, ट्रांसफरर होगा, ट्रांसफरी होगा, यानी दोनों पार्टीज होने चाहिए। एक वह व्यक्ति जो संपत्ति का अंतरण कर रहा है और एक वह व्यक्ति जिसके हित में संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है। दोनों ही का व्यस्त होना और स्वस्थित होना परम आवश्यक है इस अधिनियम के अधीन संपत्ति का पक्षकार होने के लिए। अब इसमें कहा गया सेक्शन 3 ये कहता है कि यदि संपत्ति की मालियत यानी संपत्ति का मूल्य
संपत्ति की वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है तो लिखित दस्तावेज के माध्यम से ही उस संपत्ति का अंतरण किया जाएगा। तो ऐसे में अंतरणकर्ता, ट्रांसफरर और अंतर्ती यानी ट्रांसफरी, उन दोनों का उस संपत्ति में, पहली बात तो अंतरणकर्ता का संपत्ति में हित होना चाहिए, क्योंकि मोटा कॉनकोर्ट हैबिट ये कहता है कि नोबडी कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर हक का अंतरण नहीं कर सकता है। तो अंतरणकर्ता का संपत्ति का अंतरणकर्ता का संपत्ति पर स्वामित्व होना चाहिए, और अंतर्ती उस संपत्ति का क्रय कर रहा है या उसके हित में संपत्ति, उसके हित में संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है। तो ये दोनों ही पक्षकारों का होना जरूरी है, स्वस्थित होना जरूरी है। तो लिखित दस्तावेज से अगर संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है तो अंतरणकर्ता और अंतर्ती दोनों के हस्ताक्षर होंगे उस दस्तावेज पर। यदि वे अशिक्षित है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, तो उसके अंगूठा निशान लगाए जा सकते हैं संपत्ति के अंतरण किए जाने से। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि सेक्शन 3 की ये बात कही गई है कि संपत्ति के जो पक्षकार हैं, अंतरण के जो पक्षकार हैं, उनके द्वारा संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है। उसमें अंतरण करता होगा यानी ट्रांसफरर, और अंतर्ती यानी ट्रांसफरी, उन दोनों का व्यस्क होना, स्वस्थित होना जरूरी है। उनका उस अंतरण विलेख में यानी ट्रांसफर डीड में उन दोनों का हस्ताक्षर या उनका अंगूठा निशान लगाया जाना जरूरी है। और उस दस्तावेज का अनुप्रमाणन यानी उस दस्तावेज के सक्षम साक्षी 2 व्यक्ति होंगे, उन दोनों व्यक्तियों का भी व्यस्क होना और स्वस्थित होना आवश्यक है। आगे ये भी कहा गया कि दोनों पक्षकार यानी अंतरणकर्ता और अंतर्ती दोनों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान होंगे। साक्षियों यानी दोनों अनुप्रमाणक जो होंगे, जो अटेस्टेशन होंगे, वे भी स्वस्थ होंगे, स्वस्थित होंगे और वे भी वयस्क होंगे। उनके द्वारा भी संपत्ति का अंतरण किया जाए जो अंतरण किया जा रहा है, वे उसका विटनेस करेंगे, उसका 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 प्रमाणन करेंगे। और इन दोनों के अनुप्रमाणन के उपरांत इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उस ट्रांजैक्शन का, उस संव्यवहार का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। यानी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी भारतीय पंजीयन अधिनियम या पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जब तक कि उस अंतरण का पंजीकरण नहीं होता है, तब तक वह अंतरण, तब तक वह संव्यवहार, तब तक वह ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी दोनों पार्टीज कोई भी लीगल रेमेडी नहीं पा सकते हैं जब तक कि उस संव्यवहार का, उस दस्तावेज का, उस अंतरण का पंजीकरण न किया गया हो। तो इसलिए पंजीकरण किया जाना परम आवश्यक है। अगर संपत्ति का किए गए अंतरण का पंजीकरण नहीं हुआ है तो दोनों ही पक्षकार यानी चाहे वो अंतरणकर्ता हो चाहे वो अंतर्ती हो, वे कोई भी विधिक उपचार नहीं प्राप्त कर सकते हैं पंजीकरण के अभाव में। इसलिए पंजीकरण के अभाव में वे कोई भी विधिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए परम आवश्यक है कि पंजीकरण होना चाहिए उस संव्यवहार का, उस ट्रांजैक्शन का, उस अंतरण का, जो अंतरणकर्ता और अंतर्ती के दरमियान जो संपत्ति का अंतरण हुआ है, वो पंजीकरण होना चाहिए। क्योंकि बिना पंजीकरण के दोनों ही पक्षकारों को कोई भी लीगल रेमेडी, कोई भी विधिक उपचार प्राप्त नहीं होगा। यानी यद्यपि अगर उसका पंजीकरण नहीं हुआ है तो भले ही अंतरणकर्ता अंतर्ती से या अंतर्ती अंतरणकर्ता से कोई भी अधिकार, कोई भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकता है। इसलिए पंजीकरण जरूरी आवश्यक है। अगर पंजीकरण नहीं है
तो दोनों ही पक्षकार कोई भी लीगल रेमेडी, कोई भी विधिक उपचार प्राप्त नहीं कर सकते। विधिक उपचार प्राप्त करने के लिए उसका पंजीकरण आवश्यक है। इस तरह से जो मैंने आपको सेक्शन 3 में बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि वे प्रॉपर्टीज, वो संपत्तियां जो संपत्ति से भूबद्ध है, भूमि से उपजी हुई हैं, वे सभी अचल संपत्ति की श्रेणी में आने वाली संपत्तियां हैं, जिनमें लकड़ी देने वाले वृक्षों, उपजाऊ उपजाऊ फसलों और घास को छोड़कर, झाड़ियों को छोड़कर अन्य समस्त संपत्तियां अचल संपत्ति की श्रेणी में आती। तो ये मूर्त संपत्तियों में, यानी टेंजिबल प्रॉपर्टीज में संपत्ति का अंतरण किया जाता है, जहां पर अंतरणकर्ता के द्वारा अंतर्ती को यदि संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, उसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन 5 प्रकार से संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। कहा गया कि विक्रय, धारा 54 में उसका उसका उल्लेख है। बंधक, धारा 58 में उसका उल्लेख है। धारा 103 में लीज यानी कि पट्टे का उल्लेख है। धारा 118 में विनिमय यानी एक्सचेंज का उल्लेख है। और धारा 125 में दान यानी दान यानी गिफ्ट का वर्णन किया गया है। तो कहा गया कि इस अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण 5 प्रकार से हो सकता है: थ्रू सेल, थ्रू मॉर्गेज, थ्रू लीज, थ्रू एक्सचेंज, थ्रू गिफ्ट। यानी कि विक्रय के माध्यम से, बंधक के माध्यम से, पट्टे के माध्यम से, विनिमय के माध्यम से, दान के माध्यम से इस अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण किया जा सकता। ध्यान रहे कि कोई भी संपत्ति का अंतरण जो किया जा रहा है, वहां पर वही मैक्सिम बार 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 लागू होती है: नेमो डॉट नॉन कोड हैबिट, नॉन डेमो नॉन कोड हैबिट। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी नहीं है, तब वो संपत्ति का अंतरण करता नहीं हो सकता है। संपत्ति का अंतरण करता वही हो सकता है जिसके पास संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार हो, यानी जो संपत्ति का वास्तविक स्वामी हो। तो वास्तविक स्वामी ही संपत्ति का अन्यत्र कर सकता है, चाहे वो विक्रय हो, चाहे वो बंधक हो, चाहे वो पट्टा हो, चाहे वो विनिमय हो, और चाहे वो दान हो। कहा गया कि निमो डॉट नॉन कोड हैबिट मैक्सिम दोनों ही पांचों जगहों पर लागू होती हैं। और ये कहता है कि इन पांचों जगहों पर ये कहा गया कि वही व्यक्ति विक्रय कर सकता है, वही व्यक्ति बंधक कर सकता है, वही व्यक्ति पट्टा कर सकता है, वही व्यक्ति विनिमय कर सकता है, वही व्यक्ति दान कर सकता है जो संपत्ति का अधिकार रखता हो, अर्थात जो संपत्ति का स्वामी हो, हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इस इस तरह से ये भी कहा गया कि सेक्शन 3 में ये बात कही गई कि टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी की बात कही गई है। यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 टेंजिबल प्रॉपर्टीज यानी मूर्त संपत्तियों के अंतरण से संबंधित है। मूर्त संपत्ति यानी जिसकी बात मैं बार बार आपसे कर रहा हूं कि वे वस्तुएं जो दिख रही हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, ये संपत्तियां टेंजिबल प्रॉपर्टीज यानी मूर्त संपत्ति की श्रेणी में आती हैं। तो ऐसी, चाहे वो भूमि से भूबद्ध संपत्तियां हो या भूमि से उपजी हुई संपत्तियां हो, ये सभी टेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं, एक्सेप्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, टिम्बर ट्री एंड ग्रासेस। यानी कि लकड़ी देने वाले वृक्ष, उपजाऊ फसलों और घास झाड़ी को छोड़कर अन्य समस्त वस्तुएं जो भूमि से उपजी हुई हैं, जो भूमि से भूबद्ध हैं, वे अचल श्रेणी का, अचल संपत्ति की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। थैंक यू फॉर टुडे। आगे के लेक्चर्स सीरीज में आपको हम धारा 3 या अन्य धाराओं के बारे में, आपको इसके बारे में समय समय पर
मैं मेरे जो भी वीडियोस हैं, मेरे जो भी लेक्चर्स हैं, मैं आपको देता रहूंगा।